यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए उपयोगी है जो या तो ट्रांसलेटर या राजभाषा अधिकारी या हिंदी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हाल ही में जैसे एसएससी सीएचटी 2024 के थ्रू जिनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ की होने वाली है, या वो लोग भी जो ऑलरेडी ट्रांसलेटर और राजभाषा अधिकारी हैं। तो उन सभी को ये जान लेना चाहिए कि इनके कार्य क्या होते हैं, क्या इनका उत्तरदायित्व होता है और एक सफल अधिकारी बनने के सूत्र क्या हैं। तो इस वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज आती है वो है समय निष्ठा। यानी आपको पंक्चुअल होना बहुत अनिवार्य होता है। आप किसी भी संस्था में कोई भी काम करते हैं, पंक्चुअलिटी फर्स्ट, उसके बाद आती है औपचारिकता। अधिकारी आप बन रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, तो आपका जो पहनावा है वो फॉर्मल ड्रेस हो, शिष्टाचार हो। यानी आप बातचीत करते हैं तो उससे लगना चाहिए कि ये एक अधिकारी से हम बात कर रहे हैं। कार्य के प्रति सकारात्मकता बहुत जरूरी है। देखने में आता है, आपने सुना भी होगा, हिंदी वाले खुद हिंदी की इज्जत नहीं करते, वो हिंदी को और हिंदी की नौकरी को कुछ लोग हीन भावना से देखते हैं। तो आपके मन में ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप हिंदी अधिकारी हैं, अनुवादक हैं, हिंदी के नाम से जुड़े हैं, हिंदी के नाम से आपकी पहचान है। तो हिंदी के प्रति हमेशा अपने दिल में सकारात्मकता रखिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदी अधिकारी हूं तो मैं कमजोर हूं। अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ मेल जोल ये बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि आप हिंदी अधिकारी हैं, ऑफिस में सुबह आए तो आते ही सीधे अपनी सीट पे जाके बैठ गए, ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना। आप खुद को एक लिमिट में बांध के बैठे हो कि मैं हिंदी वाला हूँ, मुझे किसी से फालतू बात नहीं करनी, मेरा किसी से काम नहीं पड़ना। हर किसी के साथ आपकी बोलचाल होनी चाहिए। तो वो जरूरी चीजें हैं। ऐसे ही अपने विभाग के प्रति रुचि और जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है राजभाषा विभाग में, तो राजभाषा विभाग में अलग अलग मंत्रालय होते हैं। तो आप एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आपके ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप कभी ये मत मानो कि इस मंत्रालय में मुझे रहना नहीं है तो मैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना, इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, उस मंत्रालय से ही आपका पद है और उस पद से ही आपकी पहचान है। तो ये बातें आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए और हमेशा इन चीज़ों की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। कभी ये मत मानो कि मुझे ऐसा डिपार्टमेंट मिला, वैसा डिपार्टमेंट मिला। आगे फिर आता है स्वयं के ज्ञान स्तर में वृद्धि। आपको पूरी संपूर्ण राजभाषा जैसे संवैधानिक राजभाषा आपको आनी चाहिए। कौन सा दिवस कब आता है, कौन कौन सी समितियां होती हैं, राजभाषा से संबंधित आपको सारी चीजें याद होनी बहुत जरूरी हैं। अब जब आप ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहला काम जो आपका होता है, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए प्रतिदिन, एक आपका जो इंचार्ज होगा ऑफिस का उनको बोलो, अगर पहले से ही कोई बोर्ड लगाए तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलो कि एक बोर्ड का अरेंजमेंट कराया जाए और वो ऐसी जगह पे लगा हो जिस पे सबकी नजर पड़े। मान लो ऑफिस में जहाँ पे एंट्री होती है नोटिस बोर्ड लगा होता है, तो वहीं पे आप ये बोर्ड भी लगवा सकते हो जिस पर आपको हर रोज आज का शब्द, आज का सुविचार, आज की टिप्पणी, ये सारी चीजें आप वहां पर लिख सकते हैं। अब दूसरी चीजें जो आती हैं वो है त्रिभाषा या द्विभाषी, त्रिभाषी या द्विभाषी संकेत बोर्ड हो गए, सूचना पट हो गए, नाम पट हो गए। अब देखो, जो त्रिभाषी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हिंदी के अलावा जो अन्य 21 राजभाषाएं हैं भारत की, उनमें अगर किसी ऐसे क्षेत्र में आपकी ड्यूटी आती है तो भाई सीधा अर्थ ये है कि आपको त्रिभाषा का जो सूत्र है वो लेकर चलना पड़ेगा। बाएं से दाएं त्रिभाषा जो भी आपकी होगी, रीजनल क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज जो होगी, वो आपको लिखनी है। फिर हिंदी लिखनी है, फिर अंग्रेजी लिखनी है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। ऐसे ही आपको सूचना पट देखने हैं, कहीं आपका होर्डिंग बोर्ड लगा है तो वो बाइलिंगुअल है या नहीं है, ट्राइलिंगुअल है या नहीं है। नाम पट हो गए, वो बाइलिंगुअल होने बहुत जरूरी होते हैं। ऐसे ही फिर आपको बैनर भी बनवाने हैं, ट्राइलिंगुअल या फिर बाइलिंगुअल तो जरूरी है। और रबड़ की मुहरें भी आपकी बाइलिंगुअल होनी चाहिए।
आगे फिर रजिस्टरों और फाइलों के द्विभाषी शीर्षक और हिंदी में अधिकाधिक प्रविष्टियां। जितनी सारे आपके कार्यालय में रजिस्टर हैं, जितनी सारी फाइलें हैं, आपको उनके जो शीर्षक हैं, अटेंडेंस का लगाए तो उपस्थिति पंजिका लिख दो, नीचे अटेंडेंस रजिस्टर लिख दो। ऐसे ही जितने सारे रजिस्टर हैं तो उनका आपको बायलिंगुअल करना है उन्हें, और फाइलों के भी ऐसे ही बायलिंगुअल नाम आपको करने हैं। और हो सके तो उनमें जो प्रविष्टियां होती हैं, एंट्री जो होती हैं, उनमें जो भी कुछ लिखा जाता है वो अधिक से अधिक हिंदी में करवाएं। आगे बात आती है सभी अनुभागों के द्विभाषी पत्र शीर्ष। देखो, पत्र शीर्ष वो होते हैं, मान लो आपके पास किसी मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मान लो एक लेटर आया है, तो ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका एड्रेस, लोगो वगैरह लिखा होगा, तो वो बाइलिंगुअल होना जरूरी है। तो अपने ऑफिस में इस तरह की चीजों का बाइलिंगुअल होना, ये आपको सुनिश्चित करना है। आगे फिर आता है हिंदी में अधिकाधिक हस्ताक्षर आद्याक्षर। हस्ताक्षर आपको पता है पूरा नाम लिखा जाता है, और आद्याक्षर होते हैं इनिशियल, यानी कि अगर किसी का नाम रामफल है तो राम करके वो ऐसे ही आगे छोड़ देगा। तो कोशिश करें कि जो भी अधिकारी हस्ताक्षर वहां पे कर रहे हैं वो हिंदी में ही करें। आगे आता है हिंदी संबंधी फाइल, ये बहुत जरूरी है, ये आप नोट करके रख लो चीजें। तिमाही बैठक की फाइल आपकी होनी चाहिए, जिसमें हर तिमाही की बैठक जो आप कराएंगे उसका कार्यवृत्त, ये सारी चीजें वहां पे लगी हों उस फाइल में। तिमाही कार्यशाला की अलग फाइल होनी चाहिए। निराकाश अगर है तो उसकी फाइल अलग होनी चाहिए। तिमाही रिपोर्ट है उसकी फाइल अलग, हिंदी पत्राचार के लिए अलग फाइल। निरीक्षण आप करते हो अपने अधीनस्थ कार्यालयों का, उसकी अलग फाइल होनी चाहिए। और हिंदी माह हर वर्ष मनाते हैं, उसकी फाइल अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल में आप ऐसे ही धड़ाधड़ सारे पत्र लिखे जा रहे हैं, उसमें लगाए जा रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब कभी भी आपका निरीक्षण होता है बाह्य संस्था द्वारा या फिर किसी और कार्यालय द्वारा या संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मान लो, तो आपको जो पत्र ढूंढने में आसानी होती है, उसमें आपका ये फायदा होता है। आगे आता है फिर आपका सभी कंप्यूटर, सभी लैपटॉप में यूनिकोड और अन्य हिंदी ई टूल, जैसे फोनेटिक कीबोर्ड हो गया, हिंदी ई टूल हो गए हमारे, यूनिकोड तो सभी में समर्थित होने चाहिए, ताकि हिंदी में अधिक से अधिक काम किया जा सके। आगे फिर आता है आपका सभी स्टाफ सदस्यों के द्विभाषी मेल हस्ताक्षर, ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम में हर ऑफिस में हर अधिकारी ईमेल यूज करता है। ईमेल जब हम कभी भेजते हैं तो अपने सिग्नेचर के साथ भेजते हैं। वो सिग्नेचर जो है वो बाइलिंगुअल होने बहुत जरूरी है, यानी आपका नाम, फिर आपकी डेजिग्नेशन आती है, फिर कौन से ऑफिस में हो, फिर उस ऑफिस का थोड़ा सा एड्रेस आ जाता है, कौन सी सिटी में है, मोबाइल नंबर, दूरभाष है, इस तरह से करके आप इनको बाइलिंगुअल बनाना आपको होगा। आगे फिर कहते हैं स्टाफ का प्रशिक्षण रोस्टर। देखो, प्रबोध, प्राज्ञ, प्रवीण, पारंगत, जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी, जिनको हिंदी नहीं पता, जो नॉन हिंदी स्टेट से हैं, उनके लिए कोर्सेज कराता है ये अपना हिंदी ट्रेनिंग स्कीम, HTS जो भी हमारा है। तो इनका आपको एक प्रशिक्षण रोस्टर तैयार करना है कि किसको कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त है, किसको प्राप्त होना बाकी है, तो ये आपको नामांकन आगे भेजने होते हैं। फिर आते हैं जी कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में हिंदी बैठकें एवं उनके हिंदी कार्यवृत्त। आपके जो ऑफिस का हाईएस्ट जो पोस्ट होती है वो आपका कार्यालय प्रमुख होता है, वही आपकी इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो उसके साथ बाकी और अपने उच्च अधिकारी होते हैं और एक आप हो जाते हैं, तो उनके साथ आपको हिंदी बैठकें आयोजित करनी होती है, उसमें चर्चा करते हैं। उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से आप हिंदी बैठकें आपको करनी है। और फिर उसके बाद में उसका कार्यवृत्त आपको बनाना पड़ता है कि इस बैठक में ये चर्चा हुई और इन मदों पर कार्रवाई की जाए। कार्यालय प्रमुख द्वारा हिंदी में जारी कागजात, ये डेटा भी आजकल राजभाषा विभाग मांगता है 2-3 क्वार्टर से। तो यहाँ पे ज़रूरी ये होता है कि आप कोशिश करें कि कुछ पत्र आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है वो हिंदी में जारी करे या फिर बाइलिंगुअल जारी करे। देखो, बाइलिंगुअल और हिंदी दोनों ही हिंदी में काउंट होते हैं। उसके बाद फिर आता है हिंदी में प्राप्त पत्रों का ब्यौरा।
आपके ऑफिस में कुछ लेटर्स आते हैं, हर ऑफिस में लेटर आते हैं और जाते हैं। तो जो लेटर आपको हिंदी में मिलते हैं उनकी पहचान आपको होनी चाहिए। जब आप तिमाही रिपोर्ट भरोगे तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्षेत्रवार आपको पहचान करनी है कि ये किस ऑफिस से आए हैं, कौन से क्षेत्र में ऑफिस है, क ख ग में, और भाषा मतलब किस भाषा में आए हैं, हिंदी में आए हैं, अंग्रेजी में आए हैं। हालांकि हमने यहाँ पे हिंदी लिखा है तो हिंदी वाले ही आप देखेंगे। आगे फिर कहते हैं अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का ब्यौरा व हिंदी में उत्तर। अब राजभाषा विभाग ने कहा है कि भाई हमें बताओ कौन कौन से वो ऑफिस हैं जो अंग्रेजी में लेटर भेजते हैं। तो उनकी लिस्ट आपको राजभाषा को देनी होती है। तो ये कहते हैं कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्र कह अगर ख क्षेत्र में आपका ऑफिस है और आपको अंग्रेजी में कोई लेटर मिलता है तो आपको उसका रिप्लाई हिंदी में देना है। ये राजभाषा विभाग के इंस्ट्रक्शंस हैं। और गृह क्षेत्र में भी ये कार्य जारी है और जल्द ही हो सकता है कि वहाँ भी इस तरह की जो है चीज़ें लागू हों, अप्लाई हों। फिर आता है आपका मूल या जारी पत्रों का ब्यौरा। देखो जो लेटर जो पत्र आपका ऑफिस भेजता है उनको हम मूल पत्र कहते हैं या फिर जारी पत्र भी कहते हैं जो जारी किए गए हैं। उनका भी आपके पास ऐसी डिटेल होनी चाहिए कि क्षेत्रवार और भाषावार उनकी पहचान की जा सके। ये डिटेल आपकी होती है वैसे तो एलडीसी क्लर्क वगैरह करते हैं डायरी और डिस्पैच का काम। कई बार जो अपने सब स्टाफ होते हैं, जो अपने कर्मचारी होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जो होते हैं उनको एक काम दे दिया जाता है, तो उनसे ही डेटा आपको लेना होगा। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं धारा 3 थी, इसका 100% अनुपालन बहुत ज़रूरी है। अब मैक्सिमम होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में मोस्टली इंग्लिश में ही जो आपके ऑफिस ऑर्डर है जो धारा 3(3) में आते हैं वो जारी किए जाते हैं और उन पे फिर साइन किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनका ट्रांसलेशन तो करना है, लेकिन काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। काम आपका पूरा तब होगा जब आपको उसका हिंदी अनुवाद के जो हिंदी वर्जन होगा उस पे भी उनके हस्ताक्षर हों जिनके हस्ताक्षर अंग्रेजी वाले वर्जन में है। तब आपका वो माना जाएगा धारा 3(3) का कि ये काम पूरा है। ऐसे ही आगे नियम 5 है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाने हैं। लेकिन राजभाषा विभाग कह रहा है कि अंग्रेजी में प्राप्त वाले के भी हिंदी में ही दिए जाने हैं, तो वे हिंदी वाले के तो देने ही देने हैं। फाइलों पर हिंदी में अधिकाधिक टिप्पणियां करते हैं अपने बड़े ऑफिसर, जो ये कहते हैं कि भाई हमने आपका नोट जो है वो अप्रूव कर दिया। अप्रूव के लिए क्या कर सकते हैं वो अनुमोदित कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करानी है, आपको उनके संज्ञान में लेके आनी है। अगर नहीं कर रहे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा विभाग की इस तरह से कुछ पॉलिसी है, नीति है, और आप अगर ये काम करोगे तो हमें वार्षिक लक्ष्य जो हमारा होता है वो कितना होता है टिप्पण का। हर जो क्षेत्र होते हैं क ख ग में, हर क्षेत्र में अलग अलग जो है इनका लक्ष्य होता है। तो उसके अनुसार आप उनको बताओ कि सर मैं क क्षेत्र में हमारा ऑफिस है और हमारा लक्ष्य इतने % का होता है। तो आप कोशिश करो कि अप्रूव्ड की जगह आप अनुमोदित लिख दो। ऐसे ही और भी बहुत सारी जो है टिप्पणियां होती हैं, तो आप इस तरह से काम आपका बढ़वा सकते हो। आगे फिर कहते हैं हिंदी बैठकों का रिकॉर्ड एवं कार्यवृत्त प्रेषण। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी बैठकें जो होती हैं उनका आपको रिकॉर्ड रखना होता है फाइल में और उनका कार्यवृत्त अपने उच्च कार्यालय को भेजना होता है। आगे कहते हैं कार्यशालाओं में अधिकाधिक सहभागिता कार्यवृत्त प्रेषण। देखो हर तिमाही में जैसे हिंदी बैठक होती है ऐसे ही हर तिमाही में आपको एक कार्यशाला भी आयोजित करानी होती है। तो इस कार्यशाला में अब क्या है, इसका जो कार्यवृत्त है वो भी आपको अपने से बड़े ऑफिस में भेजना होता है, अपने ऊपर भेजना होता है। तो इसके लिए भी अलग से वीडियो है, वो जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी कि तिमाही बैठक और कार्यशालाओं में किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है अधीनस्थ कार्यालयों का लक्ष्यानुसार राजभाषाई निरीक्षण। आपकी पोस्टिंग चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हर डिपार्टमेंट के अंडर आपको मिनिमम 4-5-3-4 ऑफिस ऐसे मिलेंगे जिनका आपको निरीक्षण करना होगा। तो राजभाषाई निरीक्षण वार्षिक लक्ष्य होते हैं। 25 से बढ़ाकर शायद इस बार 30% कर दिया है। तो मान लो आपके 3 कार्यालय तो कम से कम एक कार्यालय का एक साल में एक बार
राजभाषाई निरीक्षण करना है आपको। निरीक्षण में क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं वो भी एक अलग वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। आगे आते हैं अधिकारी द्वारा अन्य नई पहल। भाई आप जाते हो, आप वहाँ पे ऑफिसर बने हो, तो थोड़ा पोटेंशियल तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको जो काम करना है बस वही करना है जो आपने करना है, जो आपका टारगेट दिए हुए है। आप कुछ नई पहल भी कर सकते हो जिससे लगे कि हाँ यार बंदा एनर्जेटिक है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही जाना है आपको और हिंदी वाला बन के रहना है। वो जो छवि एक तरह से खराब बनी हुई है, जैसे मान लो कहते हैं कि कोई कहता है मैं हरियाणा से हूँ, तो कहते हैं यार हरियाणा में तो लड़कियों को मार देते हैं। कोई राजस्थान से कहता है तो कहते हैं राजस्थान में तो ये है। दिल्ली से कहता है तो कहते हैं दिल्ली क्राइम सिटी, यार कैसे रहते हो। पंजाब से रहता है तो भाई पंजाब में कहते हैं दारू पीते हैं। तो ऐसे हिंदी वाले की छवि है कि यार हिंदी वाला कुछ नहीं करता। लेकिन आपको ये धब्बा जो है ना, ये झुठलाना है, इसको गलत साबित करना। और काम वो गलत साबित तब होगा जब आप वहां पर जाकर वाकई कोई काम करेंगे। तो इतना पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए कि आप वहां पे जाके कुछ अच्छा कर सके, कुछ नया काम कर सकें। फिर आता है जी समय समय पर हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन। देखो हिंदी प्रतियोगिताएं तो आपको करानी होती है हिंदी मंथ में, सबसे ज्यादा तो तभी होती है, या फिर कार्यशाला के दौरान हो सकती है। इसके अलावा जैसे अभी 10 जनवरी को 2-3 दिन पहले ही अपना वो था विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप कोई प्रतियोगिता आयोजित करा सकते हो। कोई और ऐसे छोटे छोटे आते हैं, मान लो गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो उसमें आप प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिता करा सकते हो हिंदी में। तो इस तरह से आप छोटी छोटी पहले करके ही अपने आप को ये दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैं हिंदी के लिए ही आया हूँ, और मतलब हिंदी में हमारा भी इंटरेस्ट है। आगे चलते हैं, स्टाफ के लिए हिंदी ज्ञान में वृद्धि। स्टाफ को छोटी छोटी चीजें बताओ हिंदी में करने के लिए कि ये हिंदी में आसान होती है, ये हम हिंदी में कर सकते हैं। तो उनके ज्ञान में वृद्धि भी आपके द्वारा ही की जाएगी। आगे आता है अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग। आपको हमेशा अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करना है। ये नहीं कि आप भी वहां पे जाके दिखाओ कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैंने तो इंग्लिश एमए इंग्लिश की हुई है। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब आप वहां पे अधिकारी बन के जा रहे हो, हिंदी अधिकारी बन के जा रहे हो, तो भाई वो चीजें आप में दिखनी चाहिए। और अपना फिर आ जाता है भैया हिंदी पुस्तकों की खरीद। राजभाषा विभाग कहता है कि प्रतिवर्ष 5,000 का आपको बजट दिया जाता है। 5,000 की हर साल हमें हिंदी बुक परचेज करनी होती है। तो ये लिस्ट आप अप्रूव कराइए और वहां से अपना सिस्टम जो है, कुछ आप हिंदी बुक्स खरीद सकते हैं। आगे कहते हैं अन्य पुस्तकों में हिंदी की पुस्तकों पर 50% से अधिक की खरीद। अब जो ऊपर वाला 5,000 का है भैया, वो तो हमने ले लिया हिंदी बुक्स, लेकिन अपने ऑफिस का भी बजट होता है अलग से। और ऑफिस का बजट क्या करते हैं कि वो भी बुक्स के लिए बजट होता है। तो जितनी सारी बुक्स लेंगे, मान लो उन्होंने 10,000 की बुक्स ली है, तो 50% यानी 5,000 से ऊपर वाली बुक्स या तो डिक्शनरी टाइप हो सकती है बाइलिंगुअल, या फिर वो हिंदी की ही होनी चाहिए। ये आंकड़े भी आपको देने होते हैं जब आपका कहीं से इंस्पेक्शन होता है। आगे कहते बैनर विज्ञापन पोस्टर इन सब पे भी 50% से ज्यादा व्यय हिंदी या द्विभाषी पर होना जरूरी है। मान लो 3-4 लाख के बैनर बने हैं, तो भैया आपके 1.5 या 2 लाख से ऊपर के हिंदी या बाइलिंगुअल बने हो। अगर हिंदी बनवाते हो वो भी हिंदी में काउंट होगा, बाइलिंगुअल अगर आप बनवाते हो वो भी हिंदी में ही काउंट होगा, ट्राइलिंगुअल बनवाते हो वो भी हिंदी में ही काउंट होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हम केवल क्षेत्रीय भाषा में बनवाते तो कौन सा काउंट होगा, तो वो हिंदी में काउंट नहीं होगा। अब कुछ और बातें हैं जो जिन पे ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देखो अन्य भर्तियों में आवेदन करने हेतु कार्यालय को सूचित करना। अगर आप किसी भी भर्ती में आवेदन कर रहे हो तो भाई आपको परमिशन लेनी होगी। कुछ ऑफिस में परमिशन देते हैं, कुछ ऑफिस में सिर्फ इंटीमेशन देने से काम चल जाता है। अब मान लो जैसे नवंबर में ही कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, दिसंबर में सेबी का पेपर आ गया, आपने इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, उस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो आप जब ज्वाइन करो तो आपको पूरी लिस्ट वहाँ पे बता देनी है कि भैया देखो मैंने इन में अप्लाई किया हुआ है, ये एग्जाम मेरा हो गया है, ये एग्जाम मेरा होना है, ये एग्जाम मेरा
जो भी अपनी आपकी पेंडेंसी है। और इसके बाद जब कोई नई भर्ती आएगी, जैसे आरआरबी की आ गई, मान लो आपकी ज्वाइनिंग हो गई नवंबर में, दिसंबर में आरआरबी का नोटिस आ गया, तो आपको उन्हें बताना है कि भैया मैं आरआरबी के लिए फलानी तारीख को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हर कोई बताता नहीं है। आगे फिर आते हैं, आगे की पढ़ाई करने हेतु कार्यालय से अनुमति। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी कुछ पढ़ना है, आगे पीएचडी करनी है, कुछ और कोर्स करना है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जब वो परमिशन देंगे, आपको अलाउ करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आगे कहते हैं शहर छोड़कर बाहर जाने हेतु कार्यालय से अनुमति लेना। मान लो आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है, आपको जाना है चंडीगढ़, और आपने ऑफिस में बताया नहीं, क्योंकि आप जा रहे हो शनिवार या रविवार को, जिस दिन आपके ऑफिस की छुट्टी है। आपने सोचा चलो घूम आता हूँ। भगवान ना करे आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट हो गया। अब आप कह रहे हो कि भैया मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, अब इसके लिए क्या है, मेडिकल मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ऑफिस आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस को पता ही नहीं है कि भैया आप शहर छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। तो कहने का भाव ये है कि कल को अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है उसको छोड़ के किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आपको ऑफिस में या तो इंटीमेशन देना पड़ेगा या परमिशन लेनी पड़ेगी। लीव हेडक्वार्टर परमिशन वो होती है, वो बहुत जरूरी होती है। अगर आपके साथ कोई भगवान ना करे अनहोनी हो, तो फिर उसका क्लेम आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, केवल अपने हस्ताक्षर से कार्यालय का कोई कार्य न करना। आप इतने बड़े अधिकारी नहीं हैं कि आप केवल अपने साइन से ही कुछ चीज कर दो। आपके ऊपर एक इंचार्ज होता है। तो जब कभी भी आप और जो छोटा अधिकारी होता है उसको लेफ्ट में साइन होते हैं अप्रूवल नोट पे, जो बड़ा होता है उसके राइट में होते हैं। तो आपको हमेशा ये करना है कि खुद पुट करोगे फाइल, फिर आपका इंचार्ज देखेगा, उसके बाद में जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है वो उस चीज को देखेगा, उसको अप्रूव करेगा, जो भी कुछ करना होगा। आगे कहते हैं किए गए कार्यों को लिखित में संबंधित फाइलों में उपलब्ध रखना। जो भी काम आप करते जाओ, उस काम को फटाफट फाइल में लगाते जाओ। ये सीधा सा मंत्र है। और भैया लास्ट वाली अपनी बातें आती हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, जिसकी इस बार भी सीनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है पहली बार। इससे पहले फेज वाली जो रिक्रूटमेंट होती थी उनमें देते थे। तो इनके द्वारा एक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, जो साल में 4 बार होता है। तो ये हमें प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जब आप ज्वाइन करते हो उसके 2 साल के अंदर अंदर करना होता है। तो जितना जल्दी हो सकता है ये आप यहाँ से ट्रेनिंग लो। ये होती है 30 वर्किंग डे की, 6 वीक की ट्रेनिंग होती है। तो लगभग 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। लगभग तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग 6 हफ्ते, 30 दिन तो होते ही होते हैं वर्किंग वाले, क्योंकि छुट्टी आ जाती है, वो 2-4 दिन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, और अनुवाद करना और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आप जितना हो सकता है उतना जल्दी ले लें। इसके बाद मौखिक रूप से दिए गए निर्देशों पर आश्वस्त न रहें। कभी भी आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। मान लो आपको कुछ काम है, अर्जेंट है, और किसी आपके ऑफिस से किसी ने बोल दिया कि यार ठीक है ये मैं कर दूंगा, छोड़ो आप, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह की गलतियां कई बार बड़ी भारी पड़ जाती हैं। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे भी हर कोई बंदा यही कहेगा कि ऑफिस में हमेशा रिटर्न चलता है, प्रूफ वहां पे चाहिए। और रिटर्न के लिए होता है भैया लेटर, प्रॉपर लेटर। तो वो चीजें होती हैं। तो ये थी जानकारी कि अनुवादक और राजभाषा अधिकारी या हिंदी के जो और पद हैं, उन पे जो कार्यरत हैं, कार्यरत होने वाले हैं, या फिर जो ऑलरेडी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उनके कार्य, उत्तरदायित्व और सफल अधिकारी कैसे बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बातें थी। तो अब समय आ चुका है रिव्यू का। तो भैया आप बताएं, हमें अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, और बताएं कि ये जो जानकारी थी वो आपको कैसी लगी। सुझाव आप चाहें तो कुछ दे सकते हैं, कुछ हमसे छूट गया हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं।
और सहायता के लिए भैया ये है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ पर्सनल इश्यू है तो वो आप हमें theenglishhindi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये वीडियो हमारी देखी। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, इससे पहले कभी 25 मिनट की हमने वीडियो नहीं बनाई। खैर, ये सूचना थी आप सभी के लिए, और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं, और इनका फ़ायदा यही होता है कि हमें फिर ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं हैं अपने काम करने में। तो ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत कम होती है। ट्रांसलेटर्स की तो ट्रेनिंग होती नहीं है। राजभाषा अधिकारी या बैंक्स में अगर जाते हो तो उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाती है। खैर, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपके बहुत काम आएगी। और आगे देखते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स अगर आपके माइंड में हैं तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए।